हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया विथ एग्जांपल, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे, इफ़ पी ए विच इज़ इक्वल्स टू 3/5 एंड पी बी विच इज़ इक्वल्स टू 1/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी क्या है हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो क्या रहता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है। चलिए चेक कर लेते हैं। पी ए में क्या गिवन है 3/5, पी बी में क्या गिवन है 1/5। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है हमारे पास कि इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 0, जो कि नल सेट होता है। सेकंड क्या है, इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या रहती है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पी ई और पी एफ के इक्वल होना चाहिए, और अगर ये इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाता है हमारा डिपेंडेंट इवेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो मैंने इंट्रो में क्लियर कर दी है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बी। तो यहाँ पे पी और पी बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लिख दीजिए 3/5 मल्टीप्लाई विथ 1/5। सॉल्व किया तो क्या है हमारे पास 3/25, ये इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग होता है, बिना किसी गैप के, बिना किसी डिस्टेंस के, बिना कोई टाइम लगाए दो कार्ड्स को उसने क्या किया, कंटिन्यूली रैंडमली रिप्लेस कर दिया, निकाल दिया है। ठीक है, फ्रॉम अ पैकेज ऑफ 52 कार्ड्स का जो हमारा प्लेइंग कार्ड का पैकेज होता है उसमें से उसने 2 कार्डों को क्या कर दिया, ड्रॉन कर दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। फाइंड करिए कि वो प्रोबेबिलिटी जो हो किसकी हो, ब्लैक कार्ड्स की। अब टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं और रेड कार्ड कितने होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी जाके आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने में हेल्प रहेगा। तो वी नो दैट द टोटल कार्ड्स आर 52। हमें पता है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। उसमें से ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे 26। लेट ई एंड एफ आर द इवेंट्स ऑफ ब्लैक कार्ड। एक इवेंट हम मान लेते हैं कि ई और एफ जो है वो क्या है, इवेंट है किसके, ब्लैक कार्ड की इवेंट है। तो पी ई विच इज इक्वल्स टू ब्लैक कार्ड टोटल कितने हैं, 26 है। उसमें से जो हमारे पास टोटल कलेक्शन कितना है, 52 का है। कट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2। तो पी ई कितना आ गया 1/2, एक चीज़ निकल के आ गई है। अब नेक्स्ट क्या है, अ रैंडम कार्ड इज ड्रॉन। अब एक कार्ड जो है वो उसने कहा ना कि 2 कार्ड्स जो है ड्रॉन किए गए हैं बिना किसी रिप्लेसमेंट के। तो उसने ये कहा कि पहले जो कार्ड को रिमूव किया गया उसके जस्ट बाद सेकंड कार्ड को रिमूव कर लिया गया बिना कोई टाइम लगाए, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड जो वो क्या हो, ब्लैक हो। तो इसीलिए टोटल कलेक्शन में से भी 1 माइनस होगा एंड 26 में से भी 1 माइनस होगा, क्योंकि जो एक कार्ड 52 कलेक्शन में से रिमूव किया गया है वो क्या है हमारे पास, ब्लैक कार्ड है, ऐसे हमें शो करना है। तो पी एफ अपॉन ई विच इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 25/51। दोनों में से 1 माइनस होगा, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग यही है कि एक कार्ड जो है वो ब्लैक कलेक्शन में से रिमूव किया गया रैंडमली। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू पी एफ मल्टीप्लाई विथ पी एफ अपॉन ई। यहाँ पे हमें वैल्यूज पता है, पी एफ क्या है 1/2 एंड एफ अपॉन ई क्या है हमारे पास 25/51 विच इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 25/102, राइट। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट नहीं किया है, बिकॉज ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ओवन ऑड और इवन की वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय अ एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 ऑरेंजेस निकाले गए हैं, सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कितने, 3 ऑरेंजेस निकाले गए हैं बिना किसी रिप्लेसमेंट के। इफ़ ऑल दी 3 ऑरेंज आर गुड, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि वो तीनों ऑरेंज जो रिमूव करे गए मतलब निकाले गए हैं जो बॉक्स में से, वो क्या है हमारे पास गुड ऑरेंजेस हैं। द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। जो हमारा बॉक्स है वो किसके लिए अप्रूव्ड किया गया है, सेल के लिए अप्रूव्ड किया गया है। अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि हमारा जो बॉक्स है वो कितने ऑरेंज कंटेन कर रहा है, 15 ऑरेंजेस कंटेन कर रहा है। आउट ऑफ विच 12 आर गुड, उसमें से 12 जो है वो गुड है और 3 आर बैड, 3 खराब है और 2 जो है 12 जो है वो अच्छे हैं, ठीक है, 15 ऑरेंजेस में से। तो वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर अ सेल। तो हमारा इसमें से वंस जो है वो अप्रूव होना चाहिए सेल के लिए, बेचने के लिए। तो हम किस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो आप लोग देखिए।
लेट 3 इवेंट्स आर E1 E2 E3। जो 3 इवेंट्स जो है उसको हम E1 E2 E3 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कितने कहा है, 3 ऑरेंजेस को क्या किया गया है, रिप्लेसमेंट के द्वारा ड्रॉन किया गया रैंडमली। तो यहाँ पे देखिए टोटल ऑरेंजेस कितने, 15 है, उसमें से गुड ऑरेंजेस कितने हमारे पास 12 है। तो PE1 विच इज इक्वल्स टू 12/15 विच इज इक्वल्स टू 4/5। सबसे पहली कंडीशन तो हम क्या देखेंगे, टोटल में से गुड कितने हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर 1 ऑरेंज ड्रॉन फ्रॉम द टोटल। अब उसने नेक्स्ट क्या कहा है कि मान लीजिए कि आप जो ऑरेंजेस को पिक कर रहे हैं, 3 ऑरेंजेस आपको पिक करने, तो उसमें से हमने पहले ये कंसिडर किया कि हमने एक ऑरेंज को क्या किया है, ड्रॉन किया है। तो टोटल ऑरेंजेस हमारे पास अब कितने हैं, यहाँ पे 14 है ना। टोटल कलेक्शन 15 था, बट एक हमने उसमें से ड्रॉन कर लिया, तो टोटल कलेक्शन अब कितना हो गया, 14 हो गया। ऑल्सो इट्स ड्रॉन फ्रॉम द गुड ऑरेंजेस। साथ ही साथ में वो गुड ऑरेंज से भी जाएगा, क्योंकि टोटल कलेक्शन तो इसको मिला के ही है। तो उसने कहा है कि आपके टोटल ऑरेंजेस में से एक ऑरेंज जो है वो ड्रॉन कर लिया गया है। तो हमने मान लिया कि 15 में से भी एक जाएगा और 12 में से भी एक जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुड ऑरेंज भी तो हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कंडीशन तो किसी पे भी डिपेंड हो सकती है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर देखिए PE2/E1 विच इज इक्वल्स टू 11/14। जब हमने एक ऑरेंज को ड्रॉन कर लिया गया, तो हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी बची, 11/14 बची। अब हम मानते हैं कि 2 ऑरेंजेस निकाले गए। आफ्टर 2 ऑरेंजेस ड्रॉन फ्रॉम द टोटल ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस टोटल ऑरेंजेस में से हटाए गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 13। और आफ्टर 2 ऑरेंजेस ड्रॉन फ्रॉम द गुड ऑरेंज, गुड ऑरेंज में से एक और हटा दिया, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग फाइनली फाइंड करते हैं PE3/E1 एंड E2 विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 10/13। गुड ऑरेंजेस में से हमारे पास टोटल ऑरेंजेस का कलेक्शन हो गया इतना। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या है, PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 विच इज इक्वल्स टू PE1 with multiplication of PE2/E1 with multiplication of PE3/E1 and E2। ये हमारा फॉर्मूला है। हमारे पास सारी की वैल्यू निकल गई है, हमको बस पुट करना है। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, 4/5, इसकी वैल्यू क्या है 11/14, इसकी वैल्यू क्या है 10/13। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास 44/7 मल्टीप्लाई बाई 13 विच इज इक्वल्स टू 44/91। कैंसिल आउट की गई है वैल्यू, इसको 5 को 10 से और 4 को 14 से कट आउट किया गया है। इसके बाद सॉल्यूशन आया, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबेस्ड डाई। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक फेयर कॉइन और अनबेस्ड डाई जो है वो क्या की गई, टॉस्ड की गई है। लेट ए बी द इवेंट। हम मान लेते हैं कि ए जो है वो क्या है, हमारा इवेंट है। कौन सा इवेंट है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। कॉइन में क्या अपीयर होना चाहिए, हेड अपीयर होना चाहिए, ये हमारा इवेंट ए कहता है। और वहीं पे बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, 3 अपीयर होना चाहिए डाई में। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नोट। उसने ये कहा है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, हमको ये फाइंड करना है। ए का इवेंट क्या है कि हेड अपीयर होना चाहिए पहले टॉस पे, और सेकंड हमारे पास जो बी का इवेंट है वो क्या, हमारे पास 3 ऑन द डाई। डाई में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पास क्या क्या इवेंट्स गिवन है। यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, अ फेयर कॉइन एंड एंड अनबेस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन और अनबेस्ड डाई जो है वो क्या हुई है, टॉस हुई है। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, हम जब पहली कंडीशन क्या होगी कि 1 से लेके 6 तक किसके साथ हो, हेड के साथ हो, और यही कंडीशन किसके साथ बनेगी, टेल के साथ में। बिकॉज डाई और कॉइन साथ में ही उछाले गए हैं। टॉस मतलब होता है साथ में उछालना। तो हमारा जो फेयर कॉइन है वो डाई के साथ में उछाला गया है। तो कॉइन में क्या होते हैं, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेड के साथ में डाई लिखा है, सारे नंबर्स डाई के लिए, और सिमिलरली टेल के साथ में सारे नंबर डाई वाले आए हैं। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है। टोटल सैंपल स्पेस कितना अपने पास 12 है। इवेंट ए क्या है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। कॉइन में क्या अपीयर होना चाहिए, हेड अपीयर होना चाहिए। तो देखिए H1N1 HN2 एंड HN3 HN4 HN5 एंड HN6 जितने भी हेड अपीयर होने वाले वो सारे के सारे सैंपल स्पेस में कलेक्शन यही है, हमने लिख दिया। सेकंड इवेंट क्या है, ऑन द डाई 3 अपीयर ऑन द डाई। क्या अपीयर होना चाहिए, 3 अपीयर होना चाहिए। तो हेड के साथ में 3 और टेल के साथ में 3 अपीयर हो गया, ठीक है। ये हमारा इवेंट बी हो गया, सैंपल स्पेस में से हमने लिख लिया। तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास 6/12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6/12, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए, यहाँ पे कितने हमारे पास एलिमेंट्स 2 ही हैं, तो 2/12 विच इज़ इक्वल्स टू 1/6। अब इनका टोटल देखते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल्स टू
इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात की गई है, तो इंटरसेक्शन में पास कॉमन वैल्यू क्या बचेगी, HN3, बिकॉज फर्स्ट में हेड है और सेकंड में क्या है 3 ऑन द डाई, 3 आना चाहिए डाई के अंदर, तो H और 3 जो है वो क्या होगा हमारा टोटल इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/12। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इंडिपेंडेंट इवेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, फॉर अ इंडिपेंडेंट इवेंट फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बी, यही हमारा फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू क्या है 1/12, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है 1/6। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अप टू 6 का कितना होता है 12, तो क्या LHS और RHS एक दूसरे की इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट, तो वो इवेंट क्या है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस पर लिखा है अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। एक डाई है उसमें से 1 2 3 जो है वो क्या मार्क किया गया रेड, और जो बचे हुए 4 5 6 नंबर से वो क्या मार्क किए गए ग्रीन मार्क किए गए। इस टॉस्ड क्या हुए, ये टॉस्ड हुए हैं। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, हम मान लेते हैं कि जो पहला ए इवेंट है ना उसमें हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है कि द नंबर इज इवन। सेकंड आप लोग देखिए बी के लिए क्या हमें कंडीशन है, फिर क्या इवेंट हमें गिवन है, द नंबर इज रेड। सेकेंड वाले में बोला गया कि आपके पास जो नंबर होंगे वो क्या रेड होंगे, और फर्स्ट वाले में हमें बोला गया कि आपके पास जो नंबर होंगे वो क्या होंगे इवन होंगे। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमको बताना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि क्या हमें फाइंड करना है, क्या क्या हमें गिवन है। देखो जो हम रेड को डिनोट करेंगे कैपिटल R से, ग्रीन को डिनोट करेंगे कैपिटल G से। डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, रेड में कितने हैं 1 2 3 और ग्रीन के लिए कितने हैं 4 5 6 है। हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो क्या है, R के साथ में क्या क्या रहेंगे 1 2 3 और G के साथ में क्या रहेंगे 4 5 6, यही हमारा सैम्पल स्पेस होगा। कितने हैं टोटल हमारे पास 6 है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इवेंट ए क्या है, द नंबर इज इवन, नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास इवन होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि रेड में से देख लेते हैं इवन कौन सा, फिर उसमें बाद हम किस में देखेंगे ग्रीन में से देखेंगे। तो रेड में देखिए इवन कितना 2 है और ग्रीन में कितने हैं हमारे पास इवेंट के लिए 4 एंड 6, तो लिख दीजिए तीनों की तीनों। इवेंट ए क्लियर हो गया। इवेंट बी भी इसी तरीके से होगा, द नंबर इज रेड, कितने नंबर हमारे पास होने चाहिए रेड के नंबर होने चाहिए, तो रेड के तीनों आ जाएंगे जो हमारे सैम्पल स्पेस के लिए। तो क्या होंगे R1 R2 एंड R3। इतनी चीज़ क्लियर होगी। इवेंट ए और इवेंट बी आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन देखते हैं, तो इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है R एंड 2, यही इनमें कॉमन, तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू R, 2, ये इनमें कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 3/6 कैंसिल आउट किया तो क्या है 1/2। इसी तरीके से पी बी विच इज इक्वल्स टू 3/6 कट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू 1/6। सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास है, डायरेक्टली फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बी। हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 1/6, पी ए की वैल्यू क्या है 1/2, पी बी की वैल्यू क्या है 1/2। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 इज 4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं आ रही है, अगर ये इक्वल नहीं आती है तो हम क्या लिखते हैं बोथ द इवेंट आर डिपेंडेंट, तो वो दोनों इवेंट्स जो है वो क्या है डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये लोग नहीं है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let E and F be the event with PE which is equals to 3/5, PF which is equals to 3/10 and PE intersection F which is equals to 1/5। आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। हमें ये बोला गया है कि हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है, पी ई गिवन है, पी एफ गिवन है और इनका इंटरसेक्शन गिवन है। हमें फाइंड करना है कि ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, बस ये चेकआउट करना है। तो हमें बेसिकली फॉर्मूला पता है तो आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगेगा। पी ई विच इज इक्वल्स टू 3/5, पी एफ विच इज इक्वल्स टू 3/10 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू 1/5। For an independent event PE intersection F which is equals to PE multiply with PF। तो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 1/f, हमारे पास P की वैल्यू क्या है 3/5 एंड यहाँ पे F की वैल्यू क्या है 3/10। पता चल गया कि इसकी क्या वैल्यूज़ है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 5 10 ज़ा 50। तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज़ नॉट इक्वल्स टू पी ई मल्टीप्लाई विद पी एफ। इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो ये कौन सी इवेंट है, इट इज़ अ डिपेंडेंट। ये क्या है हमारे पास डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स है। क्लियर हो गया, बस यही चीज़ आपको लिखनी थी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए।
गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए विच इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू गिवन है 1/2, पी ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू 3/5 एंड पी बी विच इज इक्वल्स टू पी। देखो पी बी की वैल्यू हमें डायरेक्टली क्या गिवन है, एक पी गिवन है, उसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, स्मॉल पी हमको गिवन है। फाइंड पी इफ दे आर, हमें क्या फाइंड करना है पी में कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू क्या वैल्यू हमें गिवन है स्मॉल पी, एंड पी ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू 3/5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पी ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। हमारे पास वैल्यूज हैं, इसकी वैल्यू क्या है 3/5 विच इज इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू है 1/2 एंड पी बी की वैल्यू है स्मॉल पी। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो पी के साथ में वैल्यू ऐड में है कहाँ चली जाएगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो स्मॉल पी विच इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 5/10, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1। तो ओवरऑल हमारी पी की वैल्यू क्या आ रही है 1/10 आ रही है। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को फाइंड करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए देखिए हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी का यूज इसलिए किया बिकॉज हमें इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सबकी वैल्यूज को। ए की वैल्यू क्या है 1/2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास पी, एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के फॉर्मूले में क्या है, यूनियन है, यूनियन की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 3/5। तीनों की तीनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी है विच इज इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू है 1/2 एंड पी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास पी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी को अलग सेपरेट कर लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड लिख देंगे। तो p माइनस p/2 विच इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2p माइनस p/2 विच इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 5/10। देन देखिए आप लोग इसमें से एक p जाएगा तो क्या बचेगा p/2 विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5/10। देन 6 में से 1 गया तो कितना, 6 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास 1 बचा। तो p/2 इक्वल टू 1/10। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी 1/5 आएगी। ये चीज़ क्लियर होगी। बेसिकली आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले में क्या पुट करना है, बस उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं करना पड़ा है, फॉर्मूले से ही सारी की सारी वैल्यू जो है वो सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, let a and b are independent event with pa which is equals to 0.3 and pb which is equals to 0.4. Find the probability of pa intersection b, pa union b, पी ए अपॉन बी एंड पी बी अपॉन ए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला होता है, यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, और अपॉन वाले का क्या फॉर्मूला होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले इंट्रोडक्शन में क्लियर हो चुके हैं और हमें वैल्यूज भी गिवन है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पी ए विच इज इक्वल्स टू 0.3, पी बी विच इज इक्वल्स टू 0.4। फर्स्ट है हमारे पास इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या है, पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बी विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास दोनों की वैल्यूज है 0.3 मल्टीप्लाई विथ 0.4 विच इज इक्वल्स टू 0.12। अब नेक्स्ट देखिए पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें यहीं पे इंटरसेक्शन का फॉर्म फाइंड करना होता तो यहाँ पे क्या आता है, यूनियन आता, राइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही किया है। वैल्यूज लिख देंगे 0.3, इसकी वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू अभी फाइंड करिए क्या है हमारे पास 0.12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.7 आएगा, उसमें से कितना माइनस करना है 0.12। तो 0.12 में से 0.7 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.58। इतनी चीज़ क्लियर होगी। थर्ड हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसकी वैल्यू क्या है 0.12, इसकी वैल्यू क्या है 0.4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.3। सिमिलरली डी वाला देखिए, पी बी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.12, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.4। बस ये सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आप लोग, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी जो है वो दो इवेंट्स हैं, सच दैट पी ए विच इज इक्वल्स टू 1/4, पी बी विच इज इक्वल्स टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू 1/a। हमारे पास पी ए पी बी और इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी नॉट ए एंड नॉट बी। हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पी जो है वो नॉट ए है
और नॉट बी है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या लिखा गया, एंड बोला गया मतलब इंटरसेक्शन, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए पी ए विच इज इक्वल्स टू 1/4, पी बी विच इज इक्वल्स टू 1/2, एंड इनका इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें 1/8 गिवन है। फिर क्या बोला गया है कि पी नॉट ए एंड नॉट बी, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, ओके। अगर कहीं पे भी एंड है तो आप समझ जाइए कि वो इंटरसेक्शन की बात हो रही है। उसने ये कहा है कि ना तो वो प्रोबेबिलिटी ए में हो ना तो वो प्रोबेबिलिटी बी में हो। तो ये किस तरीके से फाइंड होगा वो देखिए आप लोग, 1 से माइनस हो जाएगा तभी जाके हमें पता चलेगा कि ना तो वो ए में से हो ना तो वो बी में से हो। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बी, इसकी वैल्यू क्या है 1/8, इसकी वैल्यू क्या है 1/4, इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/8 विच इज इक्वल्स टू 1/8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल आ रही, इसका मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो लिख दीजिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हमें क्या बोला गया था नेक्स्ट चीज कि हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए बार मल्टीप्लाई विथ पी बी बार। अब इसके बार का मीनिंग क्या होता है, नॉट, अगर बार लगा हुआ है किसी में भी तो उसका मीनिंग ये है कि उसमें हमें लिखा हुआ कि नॉट ए नॉट बी, राइट। अगर किसी भी नंबर एलिमेंट में किसी भी हमने जो सीक्वेंस ली है उसमें अगर कभी भी बार का अप्लाई होता है इसका मतलब उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज नॉट ए नॉट बी, इस तरीके की कंडीशन में, तो इसलिए हमने यहाँ पे बार अप्लाई कर दिया। अब नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के जो एलिमेंट्स है उसमें से कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा, तब भी पता चलेगा कि हमारे पास नॉट ए क्या है और नॉट बी क्या है। तो देखिए 1 माइनस पी ए विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस पी बी, पी और पी बी की वैल्यू हमें पता ही है तो माइनस कर दीजिए 1 में से, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या थी 3/4, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2, तो टोटल क्या आएगा हमारे पास 3/8। यही आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Events A and B are such that PA which is equals to 1/2, PB which is equals to 7/12 and P not A और not B which is equals to 1/4। हमें कंडीशन गिवन है कि not A और not B जो है वो क्या है हमारे पास 1/4 है। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमें फाइंड करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देखिए वहां पे इसके प्लेस पे क्या गिवन था, एंड गिवन था तो क्या था इंटरसेक्शन था। यहाँ पे और गिवन है, और का मीनिंग होता है यूनियन, एंड का मीनिंग होता है हमारा इंटरसेक्शन, और का मीनिंग होता है हमारा यूनियन। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। पी ए विच इज इक्वल्स टू 1/2, पी बी विच इज इक्वल्स टू 7/12, पी ए बार यूनियन बी बार विच इज इक्वल्स टू 1/4। ये तीन चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। पी नॉट ए का मीनिंग क्या होता है 1 माइनस पी ए, एंड पी नॉट बी का मीनिंग क्या होता है 1 माइनस पी बी। तो देखिए अगर हमें पी नॉट ए निकालना है तो कैसे आएगा वो 1 माइनस 1/2 से, एंड पी नॉट बी हमें फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा 1 माइनस 7/2 से। इतनी चीज़ क्लियर होगी। ये मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि नॉट ए और नॉट बी किस तरीके से फाइंड करता है, हमें उस वैल्यू में से 1 को माइनस करना होता है बस। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है, 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई विद 12 माइनस 7/12। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 5/12 विच इज इक्वल्स टू 5/24। तो यहाँ पे देखिए वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमें क्या पूछा गया कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे जो कि क्या है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब नॉट ए नॉट बी, ओके। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस पी ए बार का यूनियन माइनस पी ए बार का यूनियन एंड बी बार का यूनियन, ओके। तो यहाँ पे क्या है यूनियन है तो क्या अप्लाई होगा, यूनियन मीन्स होता है और इंटरसेक्शन मीन्स होता है एंड। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। हमें सबकी वैल्यूज पता है, पुट कर दीजिए पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार विच इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 5/12 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1/4। सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 + 5 - 3 एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा। सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8/12। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2/3। यहाँ तक क्लियर हो गया कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 है। अब देखिए इसको हम इंडिपेंडेंट के लिए चेक करते हैं तो पी ए बार इंटरसेक्शन विद पी बी बार विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई विद पी नॉट बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5/24 और इसकी वैल्यू हमें अब डिफाइन करी क्या आई है हमारे पास 2/13।
सॉरी 2/3, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई है 2/3, नॉट 13, 2/3 आई है इसकी वैल्यू, राइट। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए एंड बी आर डिपेंडेंट। ए और बी क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। बस यहीं तक हमें समझना था। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, बस आप लोगों को बेसिक क्या याद रखने की ज़रूरत है वो है आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए विच इज इक्वल्स टू 0.3 एंड पी बी विच इज इक्वल्स टू 0.6, फाइंड पी ए एंड बी। हमें क्या फाइंड करना है? ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एंड है, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, और का मीनिंग होता है यूनियन। तो पी ए विच इज इक्वल्स टू 0.3, पी बी विच इज इक्वल्स टू 0.6। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए मल्टीप्लाई विद पी बी विच इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई विद 0.6 विच इज इक्वल्स टू 0.18। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमें एक और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हमें क्या फाइंड करना, चलिए देखते हैं। पी ए एंड नॉट बी। ए है लेकिन बी के ऊपर क्या होगा? बार होगा, क्योंकि नॉट बी लिखा हुआ। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बार विच इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बार। पी बार का मतलब क्या है? 1 माइनस पी बी। तो देखिए पी ए मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस पी बी। तो यहाँ पे पी ए क्या है? 0.3, एंड यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? 0.6। 0.6 किस में से माइनस होगा? 1 में से माइनस होगा। तो कितना बचेगा हमारे पास? 0.4। 0.3 मल्टीप्लाई विथ 0.4 विच इज इक्वल्स टू 0.12। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ऑप्शन सी देखिए आप लोग, पी ए और बी। और का मीनिंग क्या होता है? यूनियन। तो देखिए पी ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू क्या है? 0.3, पी बी की वैल्यू क्या है? 0.6, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 0.18। इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.9। 0.9 में से कितना माइनस करना है हमें? 0.18। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0.72। यहाँ तक सबको क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन देखिए, पी नाइदर ए नॉर बी। ना तो वो ए है ना तो वो बी है। और का मतलब क्या हो गया हमारे पास? और का मतलब क्या होता है हमारा? यूनियन। ये चीज़ तो क्लियर है ना आप लोगों को? तो देखिए ए यूनियन बी क्या है हमारे पास? पी ए यूनियन बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी, क्या है? 0.72। और यहाँ पे बोला गया है कि नाइदर ए नॉर बी, ना तो वो ए है ना तो वो बी है। मतलब इस पूरी डिजिट को सिर्फ किससे माइनस करना है? हमको 1 से माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.72, जो कि क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 है, अ डाई इज टॉस थ्राइस। 3 टाइम्स एक डाइस को थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। हमें क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। 3 बार एक डाई को जो है क्या किया गया है? थ्रो किया गया है। ओके, तो डाई का सैंपल स्पेस अगर हम देखें एक डाई के लिए तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। उसमें से अगर मैं ऑड नंबर्स को देखूँ तो ऑड नंबर्स कितने होते हैं हमारे? 1 3 5। यही हमारे ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एटलिस्ट भी लिखा हुआ है। एटलिस्ट मतलब क्या होता है? वो और उससे ज़्यादा, राइट। एटलीस्ट मतलब वो और उससे ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑड नंबर्स ऑफ अ डाई 1 3 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या है हमारे पास? कितने हैं यहाँ पे? 3। तो 3/6, टोटल 6 है, उसमें से कितने हमारे पास? 3/6, क्योंकि 3 ऑड नंबर्स है टोटल में से। तो यहाँ पे कट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। इसी तरीके से इवन के लिए देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स 3/6, बिकॉज अगर ऑड नंबर इतने हैं तो उसके बचे हुए नंबर्स हमारे पास इवन होंगे। तो इवन नंबर्स हमने लिख दिया यहाँ पे 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे हम ऑड और इवन दोनों की कंडीशन देख लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी डाई इज टॉस्ड थ्राइस। 3 टाइम जब डाई जो है वो थ्रो करी गई थी तब प्रोबेबिलिटी देखिए, पी गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स। इवन नंबर कितने बार आया? 3 टाइम्स में आया। तो देखिए 3 टाइम्स मतलब उसी जो इवन नंबर हमारे पास आया था वो क्या था? 1/2। उसको 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/2, तो 2 की पावर कितनी हो गई हमारे पास? 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1/8। गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स, उसका आंसर क्या है? 1/8। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट 1, तो मतलब इस पूरे टोटल इवन नंबर में से एक प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए? ऑड नंबर्स की होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ऑड नंबर की होनी चाहिए, एक और एक से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे? इस टोटल में से 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है? एटलीस्ट। एटलीस्ट एक तरीके से वो नाइदर और नॉर वाला ही पैटर्न चल रहा है ना, ए अपॉन वाला जो हमारा चलता था। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट 1 मतलब एक और एक से ज़्यादा।
तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में, टोटल इवन नंबर में से हम यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, जिसके कारण से हमें ऑड नंबर एटलीस्ट 1 मिल जाएगा। तो 1 माइनस 1/8 विच इज इक्वल्स टू 7/8, ये आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑड और इवन की प्रोबेबिलिटी देखते हैं इवेंट के पैटर्न में। देखिए ऑड नंबर्स भी 3 होते हैं, इवन नंबर भी 3 बचते हैं अगर हम लोग एक डाई के अकॉर्डिंग देखें, बट यहाँ पे 3 बार हमारी डाई को थ्रो किया गया है, मतलब इवन नंबर्स जो है वो 3 बार आएंगे। तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया डाई में, है ना, क्योंकि इवन और ऑड नंबर हर बार 3 टाइम्स आएंगे। तो यहाँ पे इवन और ऑड की दोनों ही कंडीशन 1/2 में ही है। तो यहाँ पे हमने इवन कंडीशन को वेरीफाई कर दिया, जो कि 1/8 आया। उसमें से हमने क्या किया, ऑड नंबर को एटलीस्ट 1 कर दिया। एटलीस्ट 1 करने के लिए 1 में से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 balls are drawn at a random with the replacement from a box containing 10 black and red balls। हमारे पास जो है बॉल्स का कलेक्शन है, उसमें से 2 बॉलों को क्या करा गया है, ड्रॉन कर लिया गया, मतलब निकाला गया है रैंडमली, बिना कुछ सोचे और बिना किसी रिप्लेसमेंट के। रिप्लेसमेंट मतलब कोई भी टाइम का गैप नहीं है, कंटिन्यूसली 2 बॉलों को निकाल लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस गिवन है। पहला है कि बोथ बॉल आर रेड, जो हमने बॉल्स को ड्रॉन किया है वो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये बोली गई है। तो देखिए ब्लैक बॉल्स इन अ बॉक्स, जितनी भी ब्लैक बॉल्स है वो कितनी है, हमारे पास 10 है। रेड बॉल्स कितनी है, हमारे पास 8 है। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 18 है। दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल बॉल्स कितनी आ गई, 18 आ गई। अब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, मतलब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितनी है, टोटल 10 है। और उसके बाद हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, 18 है। तो 10/18 कट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/9। इसी तरीके से रेड के लिए प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 8/18 विच इज इक्वल्स टू 4/9। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि बोथ बॉल आर रेड, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए पी आर एंड आर, आर एंड आर, एंड का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो पी आर इंटरसेक्शन आर, फॉर्मूला क्या होता है, पी आर मल्टीप्लाई विथ पी आर विच इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/9, इसकी सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या है 4/9, 4/9 और 4/9 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 9 9 ज़ा 81। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फॉर अ बोथ बॉल आर रेड की क्या है, 16/81। इतनी चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड कंडीशन हमको बोली गई है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। पहली बॉल जो है वो क्या हो, ब्लैक हो, और सेकेंड बॉल जो निकाली गई है वो क्या हो, रेड हो। तो देखिए पी बी इंटरसेक्शन आर विच इज इक्वल्स टू पी बी विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी आर, फॉर्मूला तो यही होता है। तो यहाँ पे देखिए पी बी की वैल्यू क्या है 5/9 और पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/9 विच इज इक्वल्स टू 20/81। हमें कंडीशन के हिसाब से ही सॉल्यूशन करना है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया था कि एंड का और का मतलब क्या होता है। वन ऑफ दैम इज ब्लैक, उन दोनों में से एक बॉल जो है वो क्या है, ब्लैक है, और एक बॉल जो है वो क्या है हमारे पास, रेड है। ये इसने बोला है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं, पी बी इंटरसेक्शन आर और आर इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले और का मीनिंग क्या होता है, यूनियन, राइट। और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखिए, इसका क्या रहेगा, पी बी मल्टीप्लाई विथ पी आर। इसका और के लिए क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं एडिशन। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, पी आर मल्टीप्लाई विथ पी बी। यही फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे पी बी की वैल्यू क्या है 5/9, पी आर की वैल्यू क्या है 4/9। सिमिलरली पी आर की वैल्यू है 4/9 एंड पी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/9। 5 4 ज़ा 20, 9 9 ज़ा 81, 5 4 ज़ा 20 एंड 9 9 ज़ा 81। दोनों को ऐड करेंगे, 20 + 20 कितना हो गया हमारे पास 40। एंड यहाँ पे एलसीएम क्या आया हमारा 81। क्लियर हो गई ये चीज़, ये आपका आंसर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that, अगर हम लोग जो है दोनों प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है किसकी, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। पहली प्रोबेबिलिटी हमें बोली गई कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो सॉल्विंग स्पेशल प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए और बी की वो हमें गिवन है। तो पी ए इक्वल टू क्या है 1/2 और पी बी इक्वल्स टू क्या है 1/3। और ए एंड बी को हमें क्या बताया गया कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, इतनी चीज़ें हमको गिवन है। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी मतलब और मतलब यूनियन, क्योंकि ओवरऑल की बात होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ए और बी, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो पी ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बी, राइट। तो हमको सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। पी ए क्या है 1/2, पी बी क्या है हमारे पास 1/3 एंड पी ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई विथ पी बी की वैल्यू क्या है 1/3। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 3 2 कितना हो गया हमारे पास 6। तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा हमारा 1/3, ओके 1/2 1/3 माइनस 1/6 विच इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या है हमारे पास 6 और बाकी वैल्यूज क्या है अपर साइड में 3 + 2 - 1। एलसीएम निकालना आपको आता ही है, अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक अलग से वीडियो में सेपरेटली एलसीएम की बना दूंगी, किस तरीके से हम लोग एलसीएम की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास आया 3 + 2 5, 5 में से 1 माइनस हुआ तो आया हमारा 4। अब नीचे साइड में ऑलरेडी 6 है, तो 4/6 को हम 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये आपका आंसर है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ दैम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इन दोनों में से किसी एक ने तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पी ए यूनियन बी माइनस सेकेंड कंडीशन क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि ओवरऑल में से इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तभी उनका डिफरेंस हमको पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पे कहा गया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इन दोनों में से किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, पूरे में से ही हम देख सकते हैं ना किसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जब हम ओवरऑल में से इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने है। तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए यूनियन बी हमने अभी फाइंड किया है, क्या वैल्यू थी 2/3 एंड यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, पी ए मल्टीप्लाई विथ पी बी। तो 2/3 माइनस पी ए की वैल्यू है 1/2, पी बी की वैल्यू है 1/3, इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/6। तो 2/3 माइनस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6। अपर साइड में क्या आएगा 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा अपना, तो क्या बचेगा अपना, देखिए ये गलत है, यहाँ पे आएगा 4 में से 1 गया तो बचा आपका 3, अपॉन में है आपका 6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम। एक बॉक्स है हमारे पास 52 कार्ड्स का, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को उसने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमें दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले उसने ये कहा है कि एक कार्ड जो है वो 52 कार्ड्स में से निकाल लिया गया है। सेकेंड उसने ये हमें बताया है कि ई एंड बी, ई और एफ जो है वो क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। दो चीज़ें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड आप लोग देखिए कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। यहाँ पे गिवन है हमें ई इवेंट, हमें गिवन है कि द कार्ड्स ड्रॉन इज अ स्पैड, जो हमें कार्ड निकाले गए हैं वो स्पैड है। सेकंड हमें गिवन है एफ, द कार्ड ड्रॉन इज एन ऐश, जो कार्ड ड्रॉ किए गए निकाले गए वो ऐश है। दो कंडीशन गिवन है कि ई में बोला गया है कि स्पैड है और हमारे पास एफ में बोला गया है कि ऐश है। ये प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है। आपको इसके लिए कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि कार्ड में आखिर कौन कौन से स्पैड कितने होते हैं, ऐश कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती है, किंग कितने होते हैं, ये सारी नॉलेज आपको कार्ड से होगी। अब यहाँ पे देखिए टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं 52, उसमें से स्पैड कितने होते हैं हमारे पास 13, ऐश कितने होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड हम ई से डिनोट कर लेते हैं और ऐश को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, एफ से, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ई और एफ के फॉर्म में ही गिवन है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू कितना होगा 13/52, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1/4। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पी एफ क्या है हमारे पास 4/52 विच इज, अब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा हमारा 1/52। अब 1 कैसे आया, आप बोलेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा 1 कैसे आया। देखिए यहाँ पे बोला गया स्पैड कितने हमारे पास 13, इस 13 कार्ड में से भी कोई ना कोई एक तो होगा जो ऐश होगा। 13 कार्ड में से एक तो ऐश होगा ही, बिकॉज ये तो हर कार्ड में प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन क्या आया 1/52 आया। अगर आप लोगों ने कार्ड देखे होंगे तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार आप लोग जो कार्ड वगैरह आपने देखे हैं उसको एक बार अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्वीन कितनी होती है, स्पैड कितने होते हैं, ऐश कितने होते हैं, कौन कौन से कार्ड आखिर कितने होते हैं। तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि बच्चों को ऐश स्पैड पता नहीं होते ना, इसलिए उनको डाउट होता है। बाकी ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ईजी होते हैं, बस इनको थोड़ा ट्रिकली समझाने की कोशिश होती है सबकी। में आपको जान करके इस तरह की कंडीशंस दी जाती हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हों
कि कितने कार्ड्स ड्रॉ कर लिए गए हैं, कितने कार्ड का रिप्लेसमेंट हुआ है, उसमें से एक कार्ड जो है वो क्वीन होगा, स्पैड होगा, ऐश होगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको गिवन रहेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। इसलिए ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए कि कार्ड के अंदर 52 कार्ड्स में कितने रेड कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, इसमें कौन कौन से कार्ड की वैरायटी रहती है। ये सारी चीज़ें को नॉलेज आपको खुद से होना ही चाहिए। नहीं पता है अगर, तो फ़ोन में आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए कोई भी गेम जो कि कार्ड से रिलेटेड हो, उससे आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो। अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें फाइंड करना है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, पी ई मल्टीप्लाई विथ पी एफ। अब आप लोगों के पास इंटरसेक्शन की वैल्यू है क्या है 1/52, और यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 1/4, और पी एफ की वैल्यू क्या है 1/13। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 52। तो 1/52 विच इज इक्वल्स टू 1/52। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आई है, इसका मतलब ई एंड एफ जो है वो क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अगर ये इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता, बट यहाँ पे इक्वल है इसलिए क्या है इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पे देखते हैं सेकंड। देखिए आप लोग ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। क्या इवेंट हमें गिवन है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो क्या है हमारे पास ब्लैक है। और एफ कंडीशन क्या है हमारे पास, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो क्या है, किंग है। ब्लैक और किंग की बात की जा रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्ड में टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं और उसमें से किंग कितने होते हैं। तो द टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26 होते हैं। हमारे ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं। इसी तरीके से हमारे किंग कितने होते हैं 4 होते हैं। ओके, क्वीन भी 4 होती है, किंग भी 4 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड हम डिनोट करेंगे ई से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग के लिए हम डिनोट करेंगे एफ से। तो पी ई विच इज इक्वल्स टू 26/52 कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा हमारा 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी किंग के लिए देखते हैं, पी एफ विच इज इक्वल्स टू 4/52 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हमें पास क्या प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में कॉमन क्या होगा। आपको भी पता है कि 26 ब्लैक कार्ड में आपकी क्वीन जो होती हैं उसमें भी 2 कार्ड्स जो रहते हैं वो ब्लैक में ही आते हैं, और इसी तरीके से जो आपके किंग होंगे उसमें भी 2 कार्ड्स जो है वो ब्लैक के ही होते हैं। तो इसलिए हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2/52। कार्ड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। 2/52 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/26। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए इनका ये देखते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू पी ई मल्टीप्लाई विथ पी एफ। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 1/26 विच इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू है 1/2, पी एफ की वैल्यू है 1/13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 26। तो 1/26 1/26, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में हमें गिवन है कि द कार्ड ड्रॉन इज एन अ किंग और क्वीन। जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो या तो किंग होगा या तो वो क्वीन होगा। और एफ कंडीशन हमें क्या गिवन है कि द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। और जो हमारा सेकंड बोला गया तो क्या बोला गया, किंग है या फिर वो जैक है। 2 कंडीशन हमको गिवन। अब देखो आप किंग कितने होते हैं 4, क्वीन भी कितनी होती है 4 होती है। तो हम सबसे पहले किंग और क्वीन का देखते हैं। नेक्स्ट हमें पता है कि यहाँ पे किंग जो है वो कितने होते हैं 4 ही होते हैं, और जैक भी कितने होते हैं हमारे पास 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल किंग 4, टोटल क्वीन भी कितने होते हैं 4, इन दोनों का कलेक्शन कितना होगा हमारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी फॉर अ किंग इज हमने किससे डिनोट किया ई से, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन किससे डिनोट करेंगे हम एफ से। तो पी ई विच इज इक्वल्स टू 8/52, बिकॉज टोटल कलेक्शन देखना है, बिकॉज यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप बोलेंगे मैम आपको 4/52 लिखना था, नहीं, अगर मुझे सिर्फ ये बोला होता कि किंग को ड्रॉ किया गया तो मैं 4/52 लिखती। अगर बोला जाता कि सिर्फ क्वीन को ड्रॉ किया गया तब मैं 4/52 लिखती। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि द कार्ड इज ड्रॉन अ किंग और क्वीन। किंग और क्वीन दोनों की ही बात की जा रही, इसलिए हमको इनका टोटल कलेक्शन लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से पी एफ विच इज इक्वल्स टू 8/52 विच इज इक्वल्स टू 2/13। यहाँ तक सबको क्लियर है। इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू 4/52 विच इज इक्वल्स टू 1/13। अब ये 4 कहाँ से आया, देखिए आपको भी पता है कि किंग और क्वीन में क्या चीज़ें सिमिलर होती है, कितने कार्ड्स हमारे सिमिलर होंगे। अगर हम टोटल में से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे 4 ही कार्ड ऐसे हैं जो सिमिलर होंगे, बिकॉज हमें क्या बोला गया है क्वीन, किंग, जैक और किंग, है ना। एक कंडीशन बोली गई है किंग और क्वीन के बीच में, और सेकंड कंडीशन हमें क्या बोली गई है देखते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन हमको बोली गई है क्वीन और जैक के बीच में। तो यहाँ पे देखिए क्वीन ही है जो कॉमन है, राइट। अगर क्वीन और जैक की बात की जाए और क्वीन और किंग की बात की जाए, एक में किंग और क्वीन के साथ में बात की जा रही है और एक में क्वीन की और जैक की साथ में बात की जा रही है। तो जैक और किंग तो अलग अलग है, बट क्वीन तो दोनों में सेम ही है ना, तो दोनों कॉमन हो गई। और क्वीन होती कितनी है 4 होती हैं,
क्वीन के कार्ड्स हमारे पास 4 ही होते हैं 52 में से। तो जब उसने इंटरसेक्शन की बात की है तो किंग और जैक आपस में कॉमन नहीं होंगे, बट क्वीन क्वीन तो आपस में कॉमन होंगी ही। तो इसमें कॉमन कितना है हमारे पास 4 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वीन 4 होती है, इसलिए यहाँ पे आया 4/52। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/13। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू पी ई मल्टीप्लाई विथ पी एफ। यहाँ पे हमारी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 1/13, पी की वैल्यू क्या है 2/13 एंड पी एफ की वैल्यू क्या है 2/13। तो देखो 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। 4 और ये सिमिलर तो हो ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ई एंड एफ आर डिपेंडेंट। ई और एफ क्या है डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% ऑफ स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। 60% हिंदी पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 20% जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट द रैंडम, हमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है रैंडम में से। फर्स्ट हमें क्वेश्चन कंडीशन गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए नाइदर का मतलब हमने पहले ही बता रखा है, यहाँ पे एंड का यूज़ नहीं किया हुआ है, और का यूज़ किया है। और का मतलब होता है यूनियन। और नाइदर हिंदी नाइदर इंग्लिश के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन का फॉर्मूला किस में यूज़ होता है, यूनियन में यूज़ होता है। सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए पी हिंदी के लिए किसको डिनोट करेंगे पी एच, इंग्लिश के लिए डिनोट करेंगे पी ई से, और हिंदी के लिए एच से डिनोट करेंगे। तो देखिए पी एच विच इज इक्वल टू 60%, 60% का मतलब है 60/100 विच इज इक्वल्स टू 0.6। ई के लिए देखते हैं, इंग्लिश के लिए आई मीन टू से पी ई विच इज इक्वल्स टू 40%, 40% को प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखिए 40/100 विच इज इक्वल्स टू 0.4। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें गिवन है पी एच इंटरसेक्शन ई विच इज इक्वल्स टू 20%, 20% का मीनिंग है 20/100 विच इज इक्वल्स टू 0.2। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू भी है और पी एच और पी ई की वैल्यू भी है। अब बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है, पी नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश विच इज इक्वल्स टू, नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश, ना तो वो हिंदी है ना तो इंग्लिश है, मतलब उसका टोटल में से माइनस होना है हमारा। तो 1 माइनस पी एच और ई, टोटल मतलब यूनियन, राइट। टोटल मतलब होता है हमारा यूनियन, यूनियन में से 1 माइनस होगा तभी हमें पता चलेगा नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। इसी तरीके से हमने ऑड इवन में भी किया था, वहाँ पे बोला गया था कि एटलीस्ट ऑड वंस, है ना, एटलीस्ट 1 ऑड्स। तो यहाँ पे वंस की बात की जा रही थी, वो भी एटलीस्ट के फॉर्म में, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इवन नंबर में 1 से माइनस किया था। वही कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे उसने बोला है कि नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो वो हिंदी हो ना तो वो इंग्लिश हो। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल में से ही माइनस करके। तो हम 1 में से टोटल को माइनस करेंगे, टोटल मतलब यूनियन। तो हमारे यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, तीनों की वैल्यूज हमारे पास से पुट कर दीजिए। 1 माइनस 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.6। अब देखिए 6 और 4 को ऐड करेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.8। 1 में से 0.8 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारे पास 0.2। यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बस वैल्यूज को पुट करना था और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। सेकेंड है, इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर उसने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि क्या उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा है या नहीं। ये पढ़ा है तो कितना पढ़ा है। तो देखिए पी ई अपॉन एच विच इज़ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, हमारे पास वैल्यूज तो है ही। तो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आई थी 0.6 और पी एच की वैल्यू क्या है 0.16। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा 1/3। यहाँ पे 16 नहीं है 0.6 है, ओके 16 नहीं 0.6, 0.2/0.6 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये भी ईजी था। अब थर्ड देख लेते हैं हम लोग, इफ़ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अगर उसने हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा है तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि उसने हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ा हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया था कि उसने हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि क्या उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो कितना पढ़ा है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हिंदी के लिए। तो पी एच अपॉन ई विच इज़ इक्वल्स टू पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई विच इज़ इक्वल्स टू 0.2/0.6। सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ईजी था। आपको बेसिकली लैंग्वेज समझनी है, अगर आपको लैंग्वेज क्लियर है तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी है प्रोबेबिलिटी के।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। हमें इवन प्राइम नंबर देखना है किसमें, ईच डाई में, व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इन। पेयर ऑफ डाई रोल्ड की गई है, मतलब दो डाइज को रोल किया गया है। ओके, अगर पेयर लिखा हुआ है मतलब दो ही डाई होंगी, पेयर कभी भी सिंगल नहीं होता, पेयर हमेशा डबल लोगों में बोला जाता है, तो इसलिए इसने बोला है कि डबल डाई जो है वो क्या किए हैं, रोल्ड की गई है। तो हमको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। अ डाई इज, डाइंग में हमारे पास कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। उसने उसने बोला है कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या है इनमें, इवन प्राइम नंबर एक ही है जो कि है हमारे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर इज 1/6, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर 1/6 होगा। टोटल कलेक्शन 6 है और उसमें से प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब, उसने बोला ना ट्वाइस, पेयर, सॉरी उसने बोला था पेयर, पेयर में डाई को थ्रो किया गया। पेयर मतलब उसको क्या हो गया, 2 टाइम्स थ्रो किया गया है ना। डाई को 2 टाइम थ्रो किया गया, ये रोल्ड किया गया है। थ्रो तो होता है उछालना, रोल किया गया है ना। 2 टाइम्स इसको क्या किया गया है, रोल किया गया है। डाई को 2 टाइम रोल किया गया, मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन। तो 1/6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 1/6 मल्टीप्लाई विद 1/6, बिकॉज पेयर में है वो, पेयर में, इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो 1/6 का मल्टीप्लाई 1/6 से होगा तो कितना आएगा, 1/36। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, यहाँ पे मैं 4 कंडीशंस गिवन है। पी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेकंड कंडीशन है हमें पी ए डैश बी डैश विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। थर्ड कंडीशन हमें गिवन है कि पी ए विच इज इक्वल्स टू पी बी। एंड फोर्थ कंडीशन हमें गिवन है कि पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, बोला गया है कि यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं। तो इसमें करेक्ट फॉर्म कौन सा है आप बताइए। तो यहाँ पे देखें, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए एंड पी बी मल्टीप्लीकेशन में। वहीं पे अगर मैं इसके डैश की बात करूँ तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विच इज इक्वल्स टू पी ए डैश मल्टीप्लाई विथ पी बी डैश, एक कंडीशन ये होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पी ए डैश मल्टीप्लाई विद पी बी डैश, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये दोनों कंडीशंस में तो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है ऑप्शन में। तो थर्ड हम देखते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को, पी ए मल्टीप्लिकेशन विद पी बी मल्टीप्लिकेशन विच इज इक्वल्स टू, अगर ये डैश के फॉर्म में है, डैश के फॉर्म में है मतलब ये नाइदर के फॉर्म में है। आपको पता है ना, नाइदर और नॉर के फॉर्म में होता है तो उसमें अपर में बार आता है, डैश का मतलब भी वही होता है। हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में पढ़ा है, अगर ए डैश होता है तो मतलब उसका ट्रांसपोज, वो चीज़ें जो है उसको छोड़ दी जाती है, बाकी चीज़ों को हम सिलेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ए डैश और बी डैश का मतलब क्या हुआ, नाइदर ए नॉर बी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं अरेंज करूँ तो कैसे होगा, पी ए डैश बी डैश विच इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हमें जो बार में लिखा हुआ है मतलब ए बार बी बार जो कि नाइदर के फॉर्म में होता है, तो अगर मेरे को इसको सही फॉर्म में लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, यही इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा, राइट। तो यहाँ पे पी ए डैश पी बी डैश के फॉर्मूले के फॉर्म में क्या रहेगा हमारे पास, 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, मतलब ये एकदम करेक्ट फॉर्म में। अगर डैश के फॉर्म में है तो वो उसका क्या रहता है, हमारा बार नाइदर और नॉर में आ जाता है। और नाइदर और नॉर को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, 1 माइनस सी फाइंड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।